अरे राम तो सबके मन में बसता है। और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मोदी अच्छा लगता है, मोदी। बांग्लार प्रियो भाइयों, बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। 2 मई दीदी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और आज का मुद्दा कि क्या बंगाल में चुनाव जीतने के लिए अब भक्ति करनी पड़ेगी? क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विश्वास डगमगा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, मुख्यमंत्री बनर्जी में परिवर्तन आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी ममता बनर्जी सार्वजनिक मंचों से कलमा पढ़ती नजर आती थी और अब वही ममता बनर्जी इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से चंडी पाठ का करती नजर आई और खुद को हिंदू होने के बावजूद भी उनको हिंदू बताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जय श्री राम के जयकारे पर मुंह बनाने वाली ममता अब भगवान शिव की आराधना कर रही है। लिहाजा यह सवाल बंगाल में हर कोई पूछ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में बीजेपी की बढ़ती ताकत का अंदाजा हो गया है? सवाल उठना स्वाभाविक है कि भाजपा पर हिंदूवादी राजनीति करने का आरोप लगाने वाली ममता दीदी खुद हिंदुत्व का कार्ड क्यों खेल रही है? क्या ममता बनर्जी भी अचानक कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरह चुनावी समय देखकर सनातनी हिंदू बन रही है? आज की चर्चा हम इसी पे करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास झलक। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते मधुकैटव विद्राभ्य विदात्ति परदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी ओम जयंती मंगला काली। और आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले आज इस मुद्दे पे मैं सवाल पूछूंगी दोनों ही पार्टियों के नेता से कि क्या बंगाल में हिंदुत्व क्यों बना चुनावी मुद्दा? सवाल ये भी मैं आज पूछूंगी कि क्या उतर गया ममता के सेक्युलरिज्म का भूत? और सवाल आज मैं ये भी पूछूंगी कि क्या सभी मुद्दों पर हावी हो चुकी है हिंदुत्व की आंधी? और सवाल ये भी कि क्या रोहिंग्यों की पेरोकार दीदी ने क्यों ओढ़ा हिंदुत्व का चोला? और सवाल ये भी कि दीदी की भक्ति पर बीजेपी को आपत्ति क्यों? और सवाल ये भी कि क्या हिंदुत्व पर बीजेपी का सियासी पेटेंट है? तमाम सवाल आज मैं इस मुद्दे पर पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी और हमारे साथ फोन लाइन पर भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी दुर्गेश शर्मा जी। दुर्गेश जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि क्या दीदी को समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी की भी हम बात करेंगे ममता दीदी की, क्यों चुनाव की तारीख का जैसे जैसे चुनाव की तारीखें घोषणा होने वाली है, चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही ये हिंदुत्व वाली राजनीति, ये भक्ति अभी क्यों याद आ रही है? पहले तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए जी। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं है, ना कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है जी। वो अपनी पार्टी टीएमसी पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का एक दल है जो यूपीए के नाम से जाना जाता है और उस पर चुनाव वहाँ हो रहा है, उसमें ममता बनर्जी नहीं है। बाकी आज हिंदुत्व पे चुनाव हो रहा है या किसी और धर्म जाति पे चुनाव हो रहा है, क्योंकि अभी मैं आपके उसमें देख रहा था भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है और मुस्लिम लोगों से कहलवा रही है कि भाजपा जीतेगी। आप ममता बनर्जी को बता रही थी कि वो कलमा पढ़ रही थी, मुझे तो खैर नहीं देखा मैंने उन्होंने कहाँ कलमा पढ़ा है या क्या किया मंचों पे। आज वो यदि हिंदुत्व की राह पे आ रही हैं तो वाकई सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल ममता बनर्जी, इनके पास में जनता के बीच में कोई काम किए हुए चीज़ें नहीं हैं जो बता पाए, इसलिए इनको धर्म की आड़ लेनी पड़ती है। आज हिंदुस्तान ये बात जानता है कि यदि देश में आज़ादी के बाद से आज इस स्वरूप में खड़ा करने के हम विश्व में कहीं एक सम्मान के संग गर्व के साथ खड़े होते हैं तो उसके पीछे हिंदुस्तान की वो सरकारें हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया। पिछले 6-7 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी पिछली सरकारों के द्वारा बनाई हुई संपत्ति को बेचने पे लगे हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्या किया? यदि उन्होंने कुछ किया है तो उसका उदाहरण प्रस्तुत करें, बजाय कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये रणनीति है कि आप काम की बातों से दूर भगो,
क्योंकि काम उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, ना किसी प्रांत में है ना केंद्र में है। इसलिए वो सिर्फ धोखा देने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति का एक जामा ओढ़ने का काम करती है। ना वो राष्ट्रभक्त हैं, ना वो हिंदू धर्म को मानते हैं, वे केवल और केवल राजनीति के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं। दुर्गेश जी, आपका ये कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को मानती है, हमने बात की राहुल गांधी की, उन्होंने भी जनेऊ पहन के मंदिर में पहुंच गए थे वे चुनाव से पहले। राहुल गांधी जी चुनाव के समय ही ये भक्ति क्यों आ जाती है? सवाल नहीं, ये भाजपा और संघ का प्रस्तुतिकरण है। कांग्रेस हिंदू धर्म को मानती है या नहीं मानती है, इसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने हम नहीं खड़े होंगे। हिंदुस्तान के अंदर यदि देश को सही राह पर चलाना है, हमने सर्वधर्म समभाव के साथ में देश को आगे बढ़ाया है। हमारा तो नारा था, ना हिंदू ना मुसलमान, ना सिख ना ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। हम किसी को बांट के राजनीति नहीं करते, हम सबको साथ में लेके चलते हैं। रही जनेऊ वाली बात, तो आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि जनेऊ धारण करने वाले बिल्कुल जनेऊ धारण करते हैं। और राहुल गांधी जी ने भी अपनी बहन की शादी के समय में जनेऊ धारण किया था, जो कि एक सनातन संस्कृति में है कि बिना जनेऊ धारण करे आप जो पूजा पाठ और जो हमारी संस्कृति के भाग हैं उसमें पार्टिसिपेट करने में थोड़ी सी बाधाएं हैं हमारे सामाजिक गणित के हिसाब से, उसको मानना पड़ता है। आपने कहा है ये बांटने की राजनीति हम नहीं करते, कांग्रेस नहीं करती, आप पर भी मैं आऊंगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सूर्यकांत चतुर्वेदी जी सवाल आपसे ये है कि अब क्या राजनीति में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ भक्ति का ही सहारा बचा है? विकास के मुद्दे कहीं न कहीं पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो वहां दोनों ही पार्टियां भक्ति के सहारे चुनाव जीतने में लगी हुई है। देखिए, मैं पहले बताऊं कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आम आदमी को जब दुख होता है तो भगवान की शरण में पहुंचता है, ऐसे ही आजकल राजनीतिक दलों में चल रहा है। नेता लोग जब चुनाव आते हैं तो उन्हें भगवान की याद आती है। कबीर जी का एक दोहा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। अगर आपने काम किया है, आपके अच्छे दिन आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो आप ऐसा काम करिए कि आपको भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ा कोई भगवान होता है तो वो मतदाता होता है, आम जनता होता है। तो जब आप उससे के पास हमेशा जाते रहेंगे तो आपको चुनाव के समय या अन्य इस तरह के मौक़ों पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना भगवान के सामने जाना होगा, ना कहीं और जाना होगा। आप सीधे जनता से जब अटैच रहेंगे तो जनता आपको अपने आप जीत दिलाएगी। और आपके काम ऐसे होने चाहिए कि आपको कहीं और जाने की और किन्हीं अन्य मुद्दों पर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो इस तरह की चीज़ है। अब आती है विकास की बात। तो आजकल आप जानते हैं कि विकास राजनीतिक रूप से निर्णय लेकर किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, कोई भी दल हो। सारे के सारे दलों में सिर्फ और सिर्फ राजनीति चश्मे के रूप से अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। और जब इस तरह के निर्णय होते हैं तो चुनाव के समय जो माहौल बनता है या जो समीकरण होते हैं उसके हिसाब से लोग अपने एजेंडे को बदलते रहते हैं। आपने ठीक कहा। आप देखिए, जिस दीदी को जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत थी कि खुद अपना काफिला रुकवा के उतरती हैं गाड़ी से और किस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं, कम से कम एक मुख्यमंत्री के नाते तो इस तरह की उनसे कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, आपका विरोध हो सकता है, मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, आपकी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जब इतने बड़े पद पर है और वो इस तरह का आचरण करे, निश्चित रूप से वो शोभा नहीं देता है। रही बात भाजपा की, तो भाजपा का तो अपना एजेंडा है, वो शुरुआत से अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। तो इसलिए उनके द्वारा अगर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से बाकी अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं उसको देख के जरूर आश्चर्यचकित होता है। और यह स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि अगर भाजपा को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी सारे दलों का केंद्र बिंदु कौन से मतदाता हैं? वो 30% लोग हैं जो हिंदुओं से अलग माने जाते हैं। 70% की चिंता करने की जगह 30% मतदाताओं की चिंता की जाती है अधिकांशता। और इस तरह के आरोप भाजपा भी लगाती है और प्रायः इस तरह की चीज़ें देखने में भी आती हैं। तो चुनाव जब आता है, जब राजनीतिक समीकरण लगता है कि हमारे विपरीत जा सकते हैं, तो उस समय इस तरह की परिस्थिति बनती है। और सारे के सारे नेता जो पिछले 4 साढ़े 4 साल तक
एक वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं या उनकी बात करते हैं या उनका पक्ष रखते हैं, उन्हें फिर भगवान की याद आती है, फिर वो मंदिर जाते हैं और प्रकट करते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं जी है। दुर्गेश जी, आपसे बात करने के लिए हमारे साथ जल्दी बीजेपी नेता जोड़ेंगे। मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी जल्द ही बीजेपी नेता को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, तमाम दलों का ये कहना है कि कांग्रेस का तो चुनाव है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में चुनाव हो रहा है, फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? कौन कह रहा है? जिसको लग रहा है वो जाके पश्चिम बंगाल में देखे कि वहाँ चुनाव कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, और रिजल्ट बताएगा कि वहाँ चुनाव कौन लड़ रहा है। अभी हालिया में कांग्रेस की जो रैली हुई, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी हमारा जो गठबंधन है उसका जो रैली हुई, उसने ही मजबूर कर दिया कि माननीय मोदी जी उतनी बड़ी रैली करने का प्रयास करते रहे, कर पाए नहीं, तो प्रयास तो किया। तो कांग्रेस का वजूद और कांग्रेस की उपस्थिति देखकर ही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उससे बड़ी रैली करके दिखाएंगे। फिर यदि भाजपा या कोई अन्य दल ये कहता है कि वहाँ कांग्रेस है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको जो कहना कहते रहें। हम तो जनता के बीच में अपने प्रत्याशियों के संग जाएंगे। हमारे प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा वहाँ कौन है कौन नहीं है। जी चलिए दुर्गेश जी, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कांग्रेस भी अपना कब्जा जमा सकती है? बिल्कुल क्योंकि अभी जमाएगी। तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए क्या है कि अपन सिर्फ मीडिया पर जिस तरीके का प्रपंच रचा जाता है, उस प्रपंच को देखने का, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की सियासत आज की डेट में कर रही है कि ऐसा माहौल बनाओ कि नहीं हम ही हम हैं, तो पर ऐसा नहीं है। देश के अंदर हैं कितनी जगह ये, मात्र 9 प्रांतों में, और जिन 9 प्रांतों में इनकी सरकार है, जहाँ पर वाकई बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी ये कांग्रेस के और अन्य दल के नेताओं की बैसाखियों के सहारे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दलों की बैसाखी पे खड़े हुए हैं। यदि यहाँ तोड़फोड़ नहीं करते तो क्या यहाँ सरकार में थे? यही आप दूसरे प्रांतों में देख लें, जहाँ भी आपको देखना है। भाजपा बिना कांग्रेस के या बिना अन्य दल के सहारे नहीं चल सकती। पश्चिम बंगाल में भी ये चुनाव लड़ने जा रही है तो पूरी तरह से टीएमसी के नेताओं के दम पे। इनके पास अपना वहाँ कोई ना नेता है ना चेहरा है। चतुर्वेदी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? इनका कहना है कि टीएमसी के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ना तो कोई नेता है ना नाम है, और मध्य प्रदेश में भी ये तोड़फोड़ अगर नहीं होती तो सरकार कांग्रेस की रहती। नहीं, ये बात तो सही है कि टीएमसी के जिस तरह से नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है, उसमें टीएमसी के कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जंग हो, चुनाव हो और प्यार हो, इनमें सारी चीज़ें जायज़ मानी जाती हैं। तो वही हाल हो पश्चिम बंगाल में। ऐसा नहीं है, चुनाव के समय कांग्रेस हो, भाजपा हो, टीएमसी हो, अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, सब में आया राम हो गया राम चलता रहता है। वह तो एक रणनीतिक रूप से उनकी कार्यप्रणाली होती है कि वो किस रणनीति के तहत अपने सामने खड़े प्रमुख विपक्षी दल को मात देते हैं। सह और मात का खेल इस तरह का चलता है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आज वो टीएमसी के जो नेता हैं वो भाजपा में हैं, कल के दिन हो सकता है किसी और दल में चले जाएं, तो इस तरह की बात कोई आश्चर्यजनक नहीं कही जा सकती है। लेकिन यह बात सत्य है कि भाजपा ने रणनीतिक रूप से वहाँ पर टीएमसी को परेशान कर रखा है, चाहे नेताओं के मामले में हो, चाहे प्रचार के मामले में हो, चाहे रणनीति के मामले में हो। निश्चित रूप से टीएमसी को परेशान करके तो रख दिया है। और जिस राज्य में भाजपा के 3 विधायक हों, उस राज्य में अगर लोकसभा का चुनाव होता है और 18 लोकसभा सीटों पर उसके प्रत्याशी जीतते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा की रणनीति को श्रेय देना ही चाहिए। और इसी तरह से मुझे लगता है अभी जो जिस तरह का माहौल है, भले उनके नेताओं को तोड़ कर लाए हों, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही दलों के बीच बड़ा कांटे का मुकाबला है और संघर्ष है। अब मध्य प्रदेश की, जैसे हमारे साथी और कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा जी ने कहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनी है तो कांग्रेस के नेताओं की बदौलत बनी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी गलतियां हैं। अगर कांग्रेस गलती नहीं करती, कांग्रेस के अपने नेता इतने मजबूत नहीं होते, तो निश्चित रूप से आपके विधायक टूटते नहीं। क्यों टूटे विधायक, कैसे टूटे, इसका मतलब कहीं ना कहीं संगठन में कमी रही है, आपकी सरकार में कमी रही है कि उनमें नाराज़गी हुई, और नाराज़गी इतनी ज़्यादा हुई कि वो जाके मुख्य विपक्षी दल के साथ मिल गए। और जो ऐसे नेता मिले हैं जो जन्म से लेकर अभी तक भाजपा में आने तक, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कांग्रेस की रही है, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा कारण तो रहा होगा। तो कांग्रेस को इस पर निश्चित रूप से मंथन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के विधायक ही टूटते हैं।
भाजपा में उतने ज़्यादा उदाहरण सामने देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस के हर जगह टूटते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को उसमें आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक वो राजनीतिक दल है इस देश का जो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा दल है, और जिसने कहीं ना कहीं देश के अन्य राज्यों में ऐसा कोई शायद ही राज्य हो कि जहाँ उसकी सरकार ना रही हो। चतुर्वेदी जी, अभी इन्होंने कहा कि कौन कहता है कि वहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनाव है, कांग्रेस का भी दबदबा वहाँ है। तो क्या लगता है कांग्रेस की गुंजाइश अब पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं नजर आ रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अभी हम बात कर ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो अब बीजेपी सरकार आ चुकी है, वो भी कांग्रेस के, लेकिन अब क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हों, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष रखना ही होता है, लेकिन यह तय है कि पश्चिम बंगाल में। चतुर्वेदी जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े हुए हैं। लोया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी लोया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लोया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। लेकिन चतुर्वेदी जी, आप कुछ बोल रहे थे, क्या लगता है क्या कांग्रेस अपना कब्जा जमा पाएगी पश्चिम बंगाल में, जैसे दुर्गेश जी बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस की स्थिति वहाँ पर सरकार बनाने लायक है। अगर यह स्थिति होती तो कांग्रेस को अपने परंपरागत विरोधी वाम दलों से हाथ नहीं मिलाना पड़ता, और एक अन्य नवोदित जो राजनीतिक दल है उससे हाथ नहीं मिलाना पड़ता। अगर यह स्थिति, उनकी स्थिति उतनी मजबूत होती तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं को वहाँ पर उनकी शर्तों पर चुनाव में खड़ा नहीं होना पड़ता और उनके हिसाब से नहीं चलना पड़ता। कांग्रेस का निसंदेह, कांग्रेस की वहाँ सरकार रही है, कांग्रेस का वहाँ पर अपना कार्यकर्ता है, लेकिन धीमे धीमे कांग्रेस वहाँ कमज़ोर हुई है, और यही स्थिति अन्य राज्यों में भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, अन्य जगह भी यही स्थिति रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते उन्हें अपना पक्ष उतनी मजबूती से रखना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। जी चलिए, हमारे साथ नवीन मिश्रा जी पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, बंगाल की बात कर रहे हैं हम, अब चुनाव जीतने के लिए भक्ति करनी पड़ रही है राजनीतिक पार्टियों को, क्या कुछ कहेंगे? हमारे साथ स्टूडियो में दुर्गेश शर्मा जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दुर्गेश शर्मा जी को, कांग्रेस के मित्र को भी हमारा नमस्कार है जी। ये मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, चल रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने दृष्टिकोण से लगा हुआ है, लेकिन जिस दिन से 2019 के पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी को राज्य की आम जनता ने 18 सीटों से को लेकर के मनोबल बढ़ाया है, और जनता में जो हमारी विकास कार्य, चाहे हमारा उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह बिजली विद्युतीकरण का मामला हो, चाहे नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट का नेशनल हाईवे का मामला हो, इस मामलों में पश्चिम बंगाल के जनता के दिल में हम इतने मजबूती से बचे हुए हैं कि चाहे नॉर्थ बंगाल हो, साउथ बंगाल हो, ट्राइबल इलाका हो, चाहे बांग्ला भाषी का इलाका हो, चाहे कुछ इलाका हिंदी भाषियों का, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत स्थिति है। रहा कांग्रेस का या सीपीएम का, ये दोनों पार्टियां पश्चिम बंगाल में मृत्यु सैया पे हैं। मृत्यु सैया से अभी उठ के जो कुछ कर ले, तृणमूल कांग्रेस अब टूट चुकी है, राज्य में इनके जनधार खत्म हो चुके हैं, जिस तरह से सिंडिकेट, बालू की घोटाले, कोयला घोटाला, और साथ साथ इस राज्य के अंदर इनके जो आतंक रहे पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, अब 10 सालों में जिस तरह की हत्या की राजनीति तृणमूल की सरकार, उनके मुख्यमंत्री और उनके पूर्व के तमाम सांसद और मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, सब केसों में हुआ है, इनको पूरे पश्चिम बंगाल में इनकी जड़ टूट चुकी है, और ये अब तृणमूल भी मृत्यु सैया की तरफ बढ़ रहा है। अभी मैं चर्चा में सुन रहा था कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता या शर्मा जी बोल रहे थे अभी तृणमूल के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय विचारधारा के जो लोग हैं उनको हम स्वागत करते हैं, निश्चित तौर पे ये स्वागत करते हैं कि अगर आप आना चाहें हमारे पार्टी में आए। चलिए मिश्रा जी, आप जो बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी मजबूत पार्टी है और 2 मई को चुनाव जीतने जा रही। दुर्गेश शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? तमाम आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है पश्चिम बंगाल में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं, देखते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। इंतजार करिए, तो रिजल्ट बताएगा। समय तो सामने ही है। भाजपा के नेता हैं बहुत देर है नहीं जो सामने मिश्रा जी आपके बोल रहे हैं। मिश्रा जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिलीप घोष जी आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी एक हालिया में स्टेटमेंट आया था, क्योंकि धर्म पे पूरी बात चल रही है। उन्होंने कहा कि हम राजा राम को राजा मानते हैं, भगवान नहीं, राजा मानते हैं। दुर्गा कहाँ से आ गई? भारत में तो अमिताभ बच्चन के भी मंदिर लगे बन जाते हैं। नहीं,
आप या तो उनकी जो भाषा थी उसको आप लोग सुन नहीं पाए। नहीं, मैं ये समाचार पत्र की कटिंग ही पढ़ रहा हूँ भैया मिश्रा जी। मैं वहां पर समाचार उनके सुनने नहीं गया था। मैं ये समाचार पत्र की कटिंग पढ़ के आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय का सवाल है कि हिंदुस्तान में तो अमिताभ बच्चन के भी मंदिर बन जाते हैं, तो आप हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति को मानते हो कि नहीं मानते, या सिर्फ सियासत के लिए रामचंद्र जी के नारे लगाते हो? उन्होंने कहा था आप समझ नहीं, उन्होंने कहा था कि पुरुषोत्तम राम के बारे में, कि पुरुषोत्तम राम महाराजा थे, और माता दुर्गा के बारे में उन्होंने कहा कि माता दुर्गा भारतीय संस्कृति में बसी हुई है, उनकी चर्चा चुनावी माहौल में नहीं होनी चाहिए। उसको मीडिया ने गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके लिखा। अच्छा, तो मीडिया ने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया, तो क्या आपने मीडिया के खिलाफ केस कर दिया? जी, मीडिया ने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया था, तो क्या आपने मीडिया के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई? मीडिया को जितना हम लोगों को कहना है, हम लोगों ने कहा मीडिया से उसमें हमारे प्रवक्ताओं का अभी मीडिया पर सवाल उठाने का समय नहीं है मिश्रा जी। अभी बात हो रही है राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की, वो जवाब आप दीजिए। जी बताएं, क्या जवाब? जी शर्मा जी कहिए। जी, मैंने आपसे पूछा, आप तो माँ दुर्गा को मानने को तैयार नहीं हो, राजा राम को भैया सिर्फ वो तो राजा हैं, उनको भगवान मानने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो कि अमिताभ बच्चन के मंदिर भी बन जाते हैं, तो ठीक है, आप अमिताभ बच्चन के मंदिरों में पूजा करने के शौकीन लोग होंगे, आप इस चीज को उस तरीके से संस्कृति को दिखाना चाहते होगे। मैं संस्कृति, जो आपकी सोच, जो आपकी संस्कृति है, मैं इसका मुखालफत करता हूँ। मैं तो भगवान श्री राम को, राजा राम को पूजता हूँ। मध्य प्रदेश में भगवान राजा राम का दरबार है, वहाँ सजदा करने के लिए, वहाँ सर झुकाने के लिए, वहाँ अपना माथा टेकने के लिए सब जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार ने पूरी दुनिया को बता दिया कि महाराजा राम का स्थान कहाँ है। सनातन धर्म में महाराजा राम का कहाँ है, और पूरे आपने कुछ नहीं कर दिया, न्यायपालिका ने करा भैया। आप लोगों ने तो राजनीति करी है, सिर्फ और सिर्फ। कोई राजनीति नहीं की है। महाराजा राम के सम्मान को कांग्रेसियों, अच्छा भैया मिश्रा जी, चलिए मिश्रा जी और शर्मा जी, मैं आप दोनों से सवाल कर रही हूँ। मिश्रा जी, मैं आप दोनों से सवाल कर रही हूँ। ममता दीदी शिव मंदिर जाती है तो बीजेपी को दिक्कत हो जाती है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जाते हैं तब कुछ नहीं होता, राहुल गांधी भी जाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। तो अब दोनों ही पार्टियों से पूछ लेती हूँ कि ये धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है, धर्म की आड़ में आप लोग चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा में कोई कहीं जाए, उनका सम्मान करना हर सनातनी का काम है। सनातन धर्म के अंदर में सभी धर्मों का सम्मान है। सनातन धर्म को मानने वाले या भारतीय जनता पार्टी के जो मानने वाले लोग हैं, हमारा किसी धर्म से कोई विवेक नहीं है। कोई मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, मस्जिद जाए, हमको कहीं नहीं है। लेकिन नौटंकी अरविंद केजरीवाल की तरह, दिग्विजय सिंह की तरह और ममता बनर्जी और मायावती की तरह नौटंकी करने के लिए कि मुस्लिमों के मजार पे जा करके माथे में टोपी और पंदे बांध करके दुनिया को ये बताना कि इस ढंग की राजनीति से देश की जनता को नफरत है। भारतीय जनता पार्टी से कॉन्डेम करती है और इसे निंदा करती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की नौटंकी करते हैं तमाम दल के नेता? ये हिंदुत्व को बदनाम करने की वो कर रहे हैं। शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मंदिर में जाए, आराम से जाए, कहीं कोई सबका मंदिर है, देश के। चलिए मिश्रा जी, कितने फोटो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के चाहिए टोपी लगाए हुए और हरे रंग की जो चादर मजारों पे चढ़ाई जाती है उनको ओढ़े हुए, कितने फोटो चाहिए आपको? कितने वीडियो चाहिए? ये फोटो की हम बात कर रहे हैं। ये जो आप जिस तरीके के वक्तव्य देते हैं, पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। शर्मा साहब, अगर सामाजिक समरसता के लिए कोई मजार पे जाता है, कोई मस्जिद में जाते हैं, तो अच्छी बात है। तो भैया यदि कांग्रेसी या अन्य दल का नेता चला गया तो आपके पेट में दर्द क्यों? क्यों उसको मुसलमान सिद्ध करने पे लग जाते हो या किसी को हिंदू सिद्ध करने पे लग जाते हो? ये हिंदू और मुसलमान में बांटना कब बंद करोगे? कब हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी मानोगे? कब भारत की जनता को भारतीय जनता मानोगे? चलिए शर्मा जी और मिश्रा जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। मिश्रा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। मिश्रा जी, आप टेलीविजन स्क्रीन पर है। चतुर्वेदी जी, आप जवाब दीजिए। अब ये विभाजन करने में लगे हुए हैं धर्म का, कोई दुर्गा पाठ करता है, कोई चंडी पाठ करता है, कोई जय श्री राम के नारे लगाता है। अब भगवान के नाम पर भी विभाजन हो रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक दल का नेता हो, आम जनता हो, कार्यकर्ता हो, सबको हक है। और भारतीय संविधान ने सबको हक दिया है कि वो जिस भगवान को मानना है माने।
जिस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी जाना है धार्मिक स्थान पर जाए। आपका कोई सवाल दोनों ही पार्टी को नेता से, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। देखिए, चुनावी माहौल में दोनों दलों का काम है, विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और वो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि कभी भी धार्मिक मामलों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए और इस तरह की संभावनाएं भी नहीं बननी चाहिए कि किसी धर्म, जाति और वर्ग को लेकर या किसी ईश्वर या अल्लाह को लेकर राजनीति हो और उसको लेकर कोई विवाद खड़ा हो। जी चलिए, तो दुर्गेश जी और कुछ कहना चाहेंगे? आप तमाम आरोप आपने एक दूसरे पर लगा दिए हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति अब भक्ति के सहारे है। 2 मई को ये होगा कि अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कौन जीतता है ये तय करेगा। क्या कांग्रेस आती है, क्या टीएमसी आती है, क्या बीजेपी आती है, और किसका दबदबा दिखने वाला है 2 मई को। तो फिलहाल आप तीनों को मैं यही धन्यवाद कहना चाहूंगी चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति अब भक्ति के सहारे है। टीएमसी भी अब जय श्री राम के नारे लगाने लगी है, बीजेपी भी जय श्री राम के नारे लगाने लगी है। तीनों ही पार्टियां अब चुनाव से पहले माथा टेक रही, लेकिन अब देखना होगा कि 2 मई को किसके सर पर राज तलक होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।